इसे मैंने खुद बनाया है। सच कह रहे हो? हाँ। तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ। Wow. इस पर क्या लिखा है पढ़ो ना। I love you. Oh, thank you. I love you too. मेरी सहेली मालती को ऐसी डॉल्स बहुत पसंद है। उसके लिए भी एक बना सकते हो प्लीज? वो देखेगी तो तुरंत छीन लेगी। नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी एक बनाना, ओके? बट थैंक यू सो मच, इट्स लवली। थैंक यू। ठीक है, मैं काम से जा रही हूँ, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? मैं अरे चलो। हाँ। कम। एक मिनट। हाँ, क्या भिड़ू, गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ, दे दिया। सुपर्ब सुपर्ब। हे, अरविंद ने गिफ्ट दे डाला। क्या कहा? आई लव यू टू कहा। कंग्रेचुलेशंस। नहीं यार, उसके आई लव यू टू का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगा जैसे सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। आजकल लड़कियां सबको लव यू प्रसाद के जैसे बांटती हैं। क्लास में किसी लड़के को लव यू बोला, कैंटीन में किसी लड़के को लव यू बोला, टाटा बाय बाय जैसे हो गया है भिड़ू ये। सिचुएशन कुछ अजीब होती जा रही है। अभी मैं एटीएम में खड़ी हूँ, वो बाहर खड़ा है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उस पर आई लव यू लिखा है। मैंने तब तो कुछ भी बोलकर मैनेज कर लिया, पर अब क्या करूँ? संभालना, हाँ, उसको दिमाग से हैंडल करना। बस ये याद रखो, हमारे लिए वो जरूरी है, केयरफुली हैंडल करना। और कह रही थी कि उसके दोस्त के लिए भी एक बना कर दूं। I'll call you later. वो आ गई, रखता हूँ। चलो चलते हैं। अरविंद 2 मिनट रुकना, मैं अंदर जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाय अंकल। आओ बेटी सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Okay. बुक लेकर आई हो? हाँ लाई हूँ। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? वो तो 4 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी। अभी चाइना और यूएस को थीसिस भेजी है और यहाँ भी परमिशन के लिए अप्लाई किया अच्छा। है। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया है अंकल। हाँ बेटा, रिस्क तो था, लेकिन ये जरूरी भी तो था। बुक आ गई, इतना काफी है, इसलिए अब कोई टेंशन मत लेना। ओके। तुमने उस लड़के को बता दिया ना? हाय। क्या तुम कल सुबह 10 बजे फ्री रहोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, जैसा तुम कहो। मुझे भी कुछ बात करनी है। लगता है हम दोनों एक ही बात करने वाले हैं। ओके, बाय। बाय। अरे चाचा। कौन थी वो लड़की? आपने देख लिया? मेरी दोस्त है। रुकिए, बुलाता हूँ। रुक जाओ। कब से जानते हो तुम उसको? यही कोई 2-2.5 महीने से। सिर्फ 2-2.5 महीने से? वो तुम्हें 1.5 साल से खोज रही है, जानते हो? नहीं नहीं, आप भी ना। एक रिसर्च के लिए उसे बंदर की जरूरत थी, तभी मुलाकात हुई थी। उसे बंदर की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। 1.5 साल पहले हमारे गांव में आकर बोधिधर्मन के वंश के कौन कौन है पूछकर हम सबका ब्लड टेस्ट किया था। बोधिधर्मन और तुम्हारी फोटो को एक साथ रखकर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, ये सब पूछा था उसने। उसके बाद मैंने उसको दोबारा यहाँ देखा। हमें नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी। वो बोली कि तुमको भी नहीं जानती। तुम्हारी चाची ने उसको पहचान लिया था और मुझे भी शक हुआ था। अभी देखा तो तुमको बाइक पर छोड़ कर गई। अरविंद, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ड्रॉप करके आई थी। कौन हो तुम? 1.5 साल से मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? बताओ। अरविंद, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? हाँ? अरविंद, अरविंद प्लीज मेरी बात सुनो। तो सब कुछ प्लान था। प्लान बनाकर मुझे धोखा दिया।
अरविंद, मैं इसी बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी। मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। पागल था मैं तुम पर विश्वास किया। ये तेरे पीछे क्यों पड़ी है सबने पूछा मुझसे, लेकिन मेरे भेजे में बात घुसी ही नहीं। झूठ झूठ बस झूठ बोलती रही। मेरे जीते जी मेरा पोस्टमार्टम कर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? ये चूहा, ये खरगोश, इन पर भी रिसर्च करती हो? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन तुम तो ये सोचने लगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, अगर मैं तुमसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम रिसर्च के लिए कभी राजी नहीं होते। इसी डर से मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया। सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेने से प्यार नहीं हो जाता अरविंद। बकवास बंद करो। तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी, अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर देती, किसी भी हद तक गिर जाती। बस करो अरविंद, तुम किसी और मतलब से ये बात बोल रहे हो। हाँ, मैं उसी मतलब से बोल रहा हूँ। लड़कियों से ना मिलना ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारी परवरिश हाथी, ऊंट जैसे जानवरों के बीच ही हुई है। उस पे एक लड़की ने हंसकर बात कर ली तो प्यार हो गया। हाँ सुधा, प्यार हो गया मुझे। माना कि मैं जानवरों के बीच रहा, पर उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, प्यार का नाटक नहीं किया जैसा तुमने किया। पता है तुम्हें, उन जानवरों से प्यार करना गलत नहीं था, पर तुमसे प्यार करके गलती कर दी, है ना? सही कहा। प्यार के अलावा तुम्हें पता भी क्या है? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। अरविंद, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ सकती। सुनिए, ये बहुत उदास है। जब से आपके घर से आया, इसे किसी चीज की होश ही नहीं है। 1 घंटे के लिए मेरे साथ चल सकते हो? हाँ, ऐसे ही प्यार में फंसाकर छोड़ दिया बेचारे को। हमारे चुप रहो, में क्या चुप रहो कमी है? बस अब चुप हो जाओ। प्लीज सिर्फ 1 घंटे के लिए चलो मेरे साथ। ए अरविंद, तुझे जाना चाहिए। आप गाड़ी के पास जाइए, मैं इसे भेजता हूँ। यहाँ क्यों लेकर आई हो? आओ बताती हूँ। यहाँ रखी हुई हर चीज के पीछे एक कहानी है। हम लोग इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। हजारों साल पहले इस देश को वीरता और सभ्यता जिन्होंने सिखाई थी, वही सच्चे नागरिक हैं। ये म्यूजियम नहीं है अरविंद, इस देश के सच्चे नागरिकों की समाधि है। अगर मैं कहूँ कि आज की मॉडर्न साइंस की विद्या से वो लोग 500 साल आगे थे तो तुम विश्वास करोगे? साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से ये बताया है कि 9 ग्रह हैं। वो टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं। लेकिन हमारे इस देश में आज से हजारों साल पहले लोग मंदिरों में 9 ग्रहों की पूजा करते थे। कैसे? धरती का रेडियस 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैसे बताया था? आज अगर बोलते हैं बारिश होगी तो धूप निकलती है, अगर कहते हैं धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम घर बैठे बैठे आज ही बता देते हैं। वो कैसे? ये है हमारा साइंस। इस किताब को देखो। इस किताब का और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस किताब के साथ संबंध है। पता है ये किताब किसने लिखी है? ग्रेट मास्टर बोधिधर्मन। एक भारतवासी, उन्हें दूसरा बुद्ध मानते थे। इस किताब में क्या है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ और दिखाना है। रो मत बेटा, खाना खा लो। इन बच्चों को देखो, इन सबको कैंसर है। 7-8 साल के बच्चों को कैंसर हो गया। इनकी क्या गलती हो सकती है? इतनी सी उम्र में इन्होंने ऐसा कोई नशा भी नहीं किया कि इन्हें कैंसर हो जाए। ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं।
दूसरे सभी बच्चे खुशी से स्कूल जाते हैं, पर सिर्फ ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जन्म से ही होता है। एक इंसान का डीएनए ही उसकी बीमारी या उसकी काबिलियत दोनों तय करता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में वो डीएनए होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मेरे पूर्वजों से उनकी बीमारी या काबिलियत भी मिल सकती है, जैसे हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, डायबिटीज। इन बच्चों को हुई ये खतरनाक बीमारी, इन सब का कारण खानदानी डीएनए हो सकता है। ऐसी बीमारी जो खानदानी है, इसका इलाज हम डीएनए से ठीक कर सकते हैं। यही मेरी रिसर्च है। अरे हाँ, एक और खास बात, इस रिसर्च से गुणों और काबिलियत को भी आसानी से वापस लाया जा सकता है। एक चित्रकार और एक वीर पुरुष के वंशजों के डीएनए में वो काबिलियत अभी भी होगी। उस डीएनए को ट्रिगर करके हम उस काबिलियत को वापस ला सकते हैं। इसी के बारे में बोधिधर्मन ने 1600 साल पहले उस किताब में लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है? पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए। अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधिधर्मन के कब्र की खुदाई की। ये देखो, कब्र से मिले बोधिधर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। ये है बोधिधर्मन का डीएनए। बोधिधर्मन के वंश के लोग, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला। और फिर मैं उनसे मिलने गई। बोधिधर्मन का डीएनए पैटर्न तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच करेगा, ये सोचकर मैंने उन सबका ब्लड टेस्ट किया। उस दौरान मैं तुम्हारे चाचा के घर भी गई। पर वहां कुछ देखकर मैं हैरान हो गई। दीवार पर लगी तुम्हारी फोटो बिल्कुल बोधिधर्मन जैसी लग रही थी। फिर तुम्हारे एक हेयर ब्रश से मुझे तुम्हारे कुछ बाल मिले। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा डीएनए पैटर्न बोधिधर्मन के डीएनए पैटर्न से 83% मैच हो रहा था। बस तभी से मैं तुम्हें ढूंढने लगी। सर्कस में चोट लगने से जब तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो मेरी रिसर्च की सारी जरूरत की चीजें मैंने डॉक्टर से ले ली। बोधिधर्मन के गुण मुझे तुम्हारे डीएनए में मिले। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधिधर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधिधर्मन जिंदा थे, उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? बोधिधर्मन बहुत बड़े वैद्य थे। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधिधर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान थी। इस जानकारी से पूरे विश्व का फायदा होगा, पर यह सब मुमकिन हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। मुझे क्या करना होगा? वेलकम सर।
उधर क्या करा रहे? ये तुमको ही पूछता मैं। यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता रे इधर? चलो देखा है रे बाग? सुई, दवाई, ग्लव्स, पेटी। साहेब फक्त हड्डी दिसते. कौन रे तू? क्या हो रहा है डोंगली? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा? उसे मैं कल मार दूंगा। बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा। थैंक्स अरविंद. थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुए इसलिए. आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है. तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था. बहुत रेफरेंसेस जमा करके थ्योरी भी कर चुकी हूँ. अमेरिका, चाइना और कनाडा में थीसिस भी भेजी थी, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया. क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. इसलिए ये मीटिंग रखी है. आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं. हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है. थैंक यू. देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं. ओके. ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं. दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है. मुझे काफी इनकरेज करते हैं. तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ. थैंक यू. नेक्स्ट सुधा चतुर्वेदी. I am Sudha Chaturvedi. I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic researches nowadays. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ. इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधि धर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे. आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे. बोधि धर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधि धर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ. इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है. तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है. अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है. नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है. हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं. वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया. जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो. सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी. इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले. तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है. हाँ, पुरानी तो है, लेकिन किसी काम की नहीं है.
सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। ये लड़की है क्या? कहती है मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा। रियली फैंटास्टिक स्टफ, सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस? क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया, गला काट के। ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, पूछिए इससे। संतोष, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए, आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा तो उसने पिताजी का गला काट दिया। मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। बस यही बात दोहराया जा रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यही है वो दीदी। सर ये वही है दीदी, आप भाग जाइए, आप भाग जाइए, ये आपको मार डालेगा दीदी। उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है। लेकिन वो चाइना से यहाँ आया क्यों है? और वो मुझे क्यों मारना चाहता है?
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑटो घुमा लो, उसे फॉलो करते हैं। ऑटो घुमा लो। अरविंद क्या कर रहे हो? अभी तो हम उससे बचकर भागे हैं। वो कहाँ से आया है, क्यों लोगों को मार रहा है, कुछ नहीं पता। कुछ तो पता लगाएंगे। तुम ऑटो घुमाओ। अरविंद चलो जल्दी करो। मेरी बात सुनो अरविंद। अरविंद बहुत बड़ा रिस्क है ये। देखा, वो जा रहा है। उस गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी करो। ओके सर। यहाँ कोई तो रहता है जो इसकी मदद कर रहा है। ये तो वही प्रोफेसर है। अरविंद अंदर आ जा, घर के अंदर कोई नहीं है। क्या घर है? प्रोफेसर का या किसी फिल्म स्टार का? ओके, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले हमें ढूंढना होगा। पर ढूंढना क्या है वो तो बताओ। उस चाइनीज और प्रोफेसर के बीच क्या है ये ढूंढना है। हाँ। अगर कोई छोटी सी भी चीज अजीब लगे तो मुझे बताना। ओके? अरविंद अरविंद, मैं टेंशन में हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कोई अजीब चीज ढूंढो और तुम डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो? किसी आदमी की अच्छी बातें जाननी हो तो उसकी किताबों को देखो, और अगर बुरी बातें जाननी हो ना तो कचरे के डिब्बे में देखो। ट्रैश में ही काम का मेल मिला। ऑपरेशन रेड के नाम से चाइना वाले इंडिया में कुछ करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने डोंग ली नाम के एक आदमी को भेजा है। मतलब ये चाइनीज आदमी ही डोंग ली है। पर प्रोफेसर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले हैं। 300 करोड़? ये मेल मैं खुद को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये तो कुछ बड़ा गेम लगता है। हाँ। कल ही प्रोफेसर को कॉलेज में मिलते हैं। जब इस मेल के बारे में बताएंगे ना तो सब कुछ बक देगा। वन सेक। वही है। कौन वो? सुधा। बात करो उससे। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या मैं कल आपको डिपार्टमेंट में मिल सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे? हाँ सर, उसी रिसर्च के बारे में बात करनी है। एक मिनट सुधा। वो कल मुझसे मेरे डिपार्टमेंट में मिलना चाहती है। उससे आइडिया ले रहा है। उसे हमारी तलाश जो है। कहेगा डिपार्टमेंट में मत आना, किसी पब्लिक प्लेस में आकर मिलना। सुधा, क्या हम कल लोखंडवाला सर्कल पर मिल सकते हैं? डिपार्टमेंट मत आओ, वहाँ हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। कल 9 बजे लोखंडवाला सर्कल मिलने के लिए बोला है, किसी कॉफी शॉप में। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। काफी दिनों से पूछना था, तुम्हारी फैमिली वाले कहाँ हैं? मुंबई में है? इस वक्त तुम्हें मेरी फैमिली कैसे याद आ गई? मेरे पिताजी कोल्हापुर में एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत काबिल थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो डायग्नोज नहीं कर पाते थे, मेरे पिताजी यूं कर देते थे। उनकी वजह से औरों की क्लिनिक्स नहीं चलते थे, इसलिए पिताजी एक ढोंगी डॉक्टर हैं, बिना डिग्री के इलाज करते हैं, ऐसा कहकर 3 साल उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद किसी से वो बात नहीं करते थे। फिर कुछ दिनों बाद ही वो गुजर गए। उसके बाद कोल्हापुर में हमारा हॉस्पिटल एक लॉज बन गया। उसका किराया मुझे आता है। दैट्स इट।
फ्रेंड का घर यहाँ पास ही है, सुबह वहीं फ्रेश होकर चले जाएंगे। तुम सोना मत हाँ प्लीज। इतनी रात गए फॉरवर्ड मैसेज भेज रहे हैं। सब्सक्राइबर इज स्लीपिंग। According to James Watson, the helical structure of the DNA allows us to extract the DNA and club them together. So by this you can also isolate. Immediately राइस अवॉइड करना होगा, फिर पावर योगा शुरू करना होगा। आईने में चेहरा देखती हूँ तो लगता है कि चेहरा सूज गया है। आज छवि से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो अरविंद में इंटरेस्टेड है और वो चाहती है कि मैं अरविंद से बात करूं। मैंने कह दिया मैं नहीं बोलने वाली, तो पूछती है क्या तुम मुझसे लव करती हो? क्यों? मैं नहीं कर सकती क्या? वो तो लव फेलियर की वजह से रिसर्च के लिए तैयार हो गया, पर वो सारी चीजें मैं अभी नहीं सोचती। मैं उससे लव नहीं करती हूँ, वो साथ होता है तो खुशी होती है, मैं सेफ फील करती हूँ। रिसर्च के बाद देखते हैं। ये तुम्हारा फोन बीप बीप कर रहा था, तो फोन पे फॉरवर्ड मैसेज आया। तो ये तुम सो रही थी ना, तो मैसेज आया। बीप। कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस। हेलो, हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था, अभी 9:10 हो चुके हैं। कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना। उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। हेलो सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? कौन है, क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर। पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले हैं। सोचा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हिंदी नहीं समझते। हाँ, अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे, चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना। आजकल तो वहीं आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। सुनो, तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चलकर राख हो जाओगे। अबे चुप। तूने जो चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए वो और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। हेलो, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। मेरे को क्या येड़ा समझा है क्या? अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे। तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो और ये ऑपरेशन रेड क्या है? हेलो, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है? अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ। ऑटो में बैठ। ऑटो में? ऑटो में बैठ। हाँ, ऑटो। बैठ गया? हाँ, आना कहाँ है मुझे? बीकेसी आजा। ड्राइवर बीकेसी ले लो। कहाँ पहुंचा? लीलावती के पास हूँ। उतरकर स्टेशन की तरफ चलने लगा। लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर। सबवे में घुस।
अब लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा। आ गया ऊपर। तेरे सामने जो बस खड़ी है उसमें चढ़। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। बताता या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से। लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। अब तक बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधि धर्मन नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगें मनवा लेगा, और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधि धर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है।